अब हम देखेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहला पर्पज हमने देखा एक आइडियल्स डिफाइन करना कि किन आइडियल्स पर अपना देश चलने वाला है। ये था हमारा पहला फंक्शन ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारे देश के लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके से देश को गवर्न करना है। ठीक है, कौन कौन से आइडियल्स पर गवर्न होगा। तो द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि अपने कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा। पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब है आप वहाँ पे मोनार्की चाहते हो, मोनार्की प्लस डेमोक्रेसी चाहते हो, या सिर्फ आप वहाँ पे सिर्फ डेमोक्रेसी चाहते हो, मतलब किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम आपको चाहिए। तो पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह का होगा आपका, ये डिफाइन करता है हमारा संविधान। जहाँ पे मोनार्की और डेमोक्रेसी दोनों चीज़ें होती हैं उस सिस्टम को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्या बोलते हैं बॉस, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मैं आज आपको करंट में एग्जांपल दूं तो जो ब्रिटेन है, इंग्लैंड जो है, वहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देखने को मिलेगी। वहाँ पर किंग भी होता है, आपने देखा होगा, और वहाँ पर पीएम भी होता है। ठीक है, तो हमारा संविधान क्या करता है, ये डिफाइन करता है कि आपके देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। जैसे यहाँ पे दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाई किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देख रहे हो 1990 में जब संविधान अपनाया था नेपाल ने, तो नेपाल ने क्या बोला, नेपाल का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, यहाँ पे राजा भी होगा प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होंगे। मतलब इसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटी द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज द क्रूशियल रोल, क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट रोल, इन लेइंग आउट सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन द सोसाइटीज। तो जिन भी देशों में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाई जाती है, जहाँ डेमोक्रेसी अपनाई जाती है, वहाँ पर संविधान का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसमें, वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कुछ गाइडलाइंस बताता है, उन गाइडलाइंस के आधार पर डिसीजन लिए जाते हैं किसी भी सोसाइटी में। ठीक है बॉस। इन ए डेमोक्रेसी वी चूज अवर लीडर्स। अब देखो, आपने पता है अपने देश में लीडर्स को कैसे चुना जाता है। हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में जनता जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेगी, और रिप्रेजेंटेटिव जनता की तरफ से क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव क्या बनाते हैं, सरकार बनाएंगे, और सरकार बना के डिसीजंस लेते हैं। राइट, तो इन ए डेमोक्रेसी वी चूज अवर लीडर्स, हम अपने लीडर्स को सेलेक्ट करते हैं। दे कैन एक्सरसाइज पावर रेस्पॉन्सिबली ऑन आवर बिहाफ। तो हम जब लीडर्स को चुन लेते हैं तो वो हमारे बिहाफ पर सरकार चलाते हैं और पावर को यूज करते हैं। हाउएवर देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी दैट दीज लीडर्स माइट मिसयूज देयर अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड सेफगार्ड अगेंस्ट दिस। तो कई बार ऐसा देखा गया है, हम जिन लीडर्स को चुनते हैं वो कई बार पावर का मिसयूज करते हैं, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करते हैं, अपनी ताकत का मिसयूज करते हैं, मगर हमारे संविधान में उनके खिलाफ प्रोटेक्शन दी गई है। सेफगार्ड का मतलब प्रोटेक्शन दिया गया है कि ये लीडर्स अपनी पावर का मिसयूज ना करें, सेफगार्ड किया गया है, प्रोटेक्ट किया गया है। आपको मैं बता दूं, अपनी जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो होती है उसके 3 ऑर्गन होते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है लेजिस्लेचर जो लॉ बनाते हैं, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव जो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, और तीसरी होती है जुडिशरी। जुडिशरी जो मतलब ये चेक करेगी कि सरकार कानून के हिसाब से चल रही है या नहीं चल रही है, प्लस डिस्प्यूट रिजॉल्व करती है। तो इनको बोलते हैं 3 ऑर्गन्स ऑफ दी गवर्नमेंट। ये एक दूसरे को चेक करते रहते हैं। और ऐसा कहाँ लिखा हुआ है ये सब लिखा हुआ है हमारे संविधान में। तो बॉस संविधान में ये भी लिखा रहता है कि लीडर्स अपनी पावर का मिसयूज ना करें, उसके लिए वहाँ पे सेफगार्ड दिए गए, मतलब प्रोटेक्शन दी गई है। दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस एज डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन। अगर मान लो आपके लीडर्स पावर का मिसयूज करें तो उससे आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा इनजस्टिस होगा। और ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक एग्जांपल दे रखा है, इसमें एक लड़का है जिसको मॉनिटर बना रखा है, तो वो अपनी पावर का मिसयूज करता है ना। तो ये भाई साहब जो हैं, ये हैं सुरेश, सिर्फ एग्जांपल समझ लेना। और ये सुरेश की मैम है भाई, है ना, और मैम का नाम है मिसेज राव। यहाँ पे एक बच्चा है जिसका नाम है अनिल। ठीक है, तो कैसे मिसयूज होता है देखो, इसमें दे रखा है, अनिल कहते हैं, अनिल टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेज राव, है ना। आज मैं आपको मिसेज राव से आपके बारे में मैं रिपोर्ट करने वाला हूँ, है ना। ऐसा कब होता है, व्हेन मिसेज राव रिटर्न्स टू द क्लास। नहीं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सुरेश इज ए क्लास मॉनिटर, सुरेश एक क्लास का मॉनिटर है। ही इज ए बुली का मतलब होता है जो अपना दबदबा दिखाता है, दूसरों को परेशान करता है। हिज क्लासमेट्स आर नॉट टू फाउंड ऑफ, इनके जो क्लासमेट्स हैं सुरेश के इससे अच्छी तरह से बिहेव, मतलब अच्छी तरह से इनके संबंध अच्छे नहीं हैं और इसको पसंद नहीं करते हैं। मिसेज राव ये टीचर हैं। द
द क्लास टीचर हैज़ टू लीव द क्लासरूम ऑन अर्जेंट वर्क, सी आस्क सुरेश टू माइंड द क्लास एंड सुरेश स्टार्ट पैकिंग ऑन अनिल। तो मिसेज राव जो है किसी काम से बाहर चली जाती है और काम से बाहर चली जाती हैं, तो ये सुरेश को कह जाती हैं कि सुरेश आप क्लास को संभालना, मगर सुरेश परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं क्लास के लोगों को और स्पेशली अनिल को। अब अनिल को ये परेशान कर रहे हैं, तो अनिल कहता है व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या किया है ना। फिर वापस मैसेज राव लौटती हैं, तो सुरेश ने मैम को बोला, मैम जब आप यहाँ से चली गई थी अनिल तेज़ी से यहाँ पे बात कर रहा था, क्लास को पूरी को डिस्टर्ब कर रहा था और मेरी बात नहीं सुन रहा था, है ना। तो मतलब इन्होंने झूठी शिकायत कर दी, किससे, मैम से शिकायत कर दी। मैम ने अनिल को डांटा, अनिल तुम यहाँ से मतलब जब छुट्टी हो जाएगी आपकी तो आपको स्कूल के बाद में रुकना है और आपको 100 बार लिखना है कि आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर, मैं क्लास मॉनिटर की बात को डिसओबे नहीं करूँगा, उसकी अवज्ञा नहीं करूँगा। ये कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं ऐसा। तो मतलब यहाँ पे हमने क्या देखा कि मैडम ने इसको सुरेश को मॉनिटर बना दिया है। मॉनिटर भाई साहब जो हैं अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो सेम चीज़ होती है, हम भी अपने लीडर्स को चुनते हैं और कई बार लीडर्स इनका मिसयूज करते हैं, तो उसके लिए हमारे संविधान में प्रोटेक्शन दी गई है, इसमें मतलब आपको ध्यान देने की बात है, ठीक है। तो इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटीज जहाँ भी डेमोक्रेसी होती है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन ले डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय अवर पॉलिटिकल लीडर्स। तो मैंने अभी बताया था ना, हमारे यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स बताए थे, पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। तो ये एक दूसरे को आपस में चेक करते रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंस वाला सिस्टम, चेक्स एंड बैलेंस वाला सिस्टम। मान लो अगर लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा लॉ बना दिया जो संविधान के खिलाफ है, तो जुडिशरी उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। तो ऐसे हमारे संविधान में बहुत सारे सेफ गार्ड हैं, सेफ गार्ड मतलब प्रोटेक्शन है, ऐसे बहुत सारे हथियार हैं हमारे संविधान के अंदर, राइट। इन केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन दिस चैप्टर। इन सब चीज़ों के बारे में आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उनको हम समझते चलेंगे। मैनी ऑफ दीज लॉज वर कंटेंट इन द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। बहुत सारे नियम तो हमने फंडामेंटल राइट्स में हैं, है ना, फंडामेंटल राइट्स। तो भाई एक काम करना, फंडामेंटल राइट बार बार आएगा, तो मैं चाहता हूँ एक बार फंडामेंटल राइट्स आप लिख लो। तो फंडामेंटल राइट्स ये वो राइट्स हैं जो हर सिटीजन को भारत में दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स। इनके नाम लिख लेना, कोई आपसे पूछे तो कितने फंडामेंटल राइट हैं तो आपको बताना है बॉस। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट हैं। पहला है राइट टू इक्वलिटी, जहाँ पे इक्वलिटी की बात की गई है, और ये फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में आता है, संविधान में आर्टिकल है बॉस। दूसरा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम। इस फंडामेंटल राइट के बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 19 से 22 के बीच में। तीसरा आपका फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। लिख लेना है बॉस इनको, है ना, एक ही बार में पूरी साल याद रखने हैं आपको। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसके बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 23-24 में लिखा हुआ है। फोर्थ फंडामेंटल राइट है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और इसके बारे में लिखा हुआ है आपका आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 के बीच में। फिफ्थ फंडामेंटल राइट है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसके बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 29 और 30। और लास्ट फंडामेंटल राइट है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, और इस फंडामेंटल राइट के बारे में लिखा हुआ है आपके आर्टिकल 32 में। तो 6 फंडामेंटल राइट हैं बॉस, और इन फंडामेंटल राइट्स को हमारे संविधान में पार्ट 3 में लिया मतलब रखा गया है, पार्ट 3। और फंडामेंटल राइट्स को हमने लिया है यूएसए से इन फंडामेंटल राइट्स को हमने हमारे भारत के संविधान में लिया है। तो टोटल फंडामेंटल राइट्स अगर कोई पूछे कितने फंडामेंटल राइट हैं, 6। कहाँ से लिए गए? यूएसए से। संविधान के कौन से पार्ट में? पार्ट 3 में। तो 6 फंडामेंटल राइट क्रम से आपको बता देने कौन कौन से फंडामेंटल राइट है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी तो पूरी साल है अपने पास। पहला है राइट टू इक्वलिटी, ऑल पर्सन्स आर इक्वल, है ना, और आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, नो डिस्क्रिमिनेशन,
इसमें कहा गया है कि आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा आपकी कास्ट, कलर, जेंडर, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब चीज़ों के आधार पर। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, आपको आज़ादी दी गई है, आपकी आज़ादी को कोई छीन नहीं सकता है ना, बट उसमें रेस्ट्रिक्शंस हैं। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आपका कोई शोषण नहीं कर सकता, चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकते, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बैन है, इंसानों की खरीद फरोख्त नहीं चलेगी। फोर्थ है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको कोई सा भी धर्म अपनाने की आज़ादी है ना। लास्ट में हम चर्चा करेंगे सेकुलरिज्म पर। सेकुलरिज्म का मतलब होता है हर रिलीजन को आज़ादी दी गई है, हर व्यक्ति को आज़ादी दी गई है कि वो कोई से भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये वाला राइट माइनॉरिटीज के लिए दिया गया है। माइनॉरिटीज का मतलब है ऐसे लोग जिनकी संख्या कम होती है, उसको हम माइनॉरिटीज बोलते हैं। जैसे भारत में कुछ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं और कुछ रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं। रिलीजियस माइनॉरिटीज का मतलब क्या है, देखो आपको पता है इंडिया में हिंदू रिलीजन सबसे बड़ा है, ठीक है, तो बाकी जितने भी रिलीजन हैं वो आ जाएंगे रिलीजियस माइनॉरिटी में। जैसे इस्लाम हो गया, जैसे क्रिश्चियन हो गया, जैसे जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, ठीक है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का मतलब क्या है, हिंदी आपको पता है सबसे ज़्यादा बोली जाती है, बाकी कोई भी लैंग्वेज है, बाकी मान लो पंजाबी लैंग्वेज है, ठीक है, उर्दू लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज है, तमिल लैंग्वेज है, ये सब किस में आ जाएंगी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज में आ जाएंगी। तो इन माइनॉरिटीज को भी, माइनॉरिटी वाले लोग जो हैं, कम भाषा बोलने वाले और कम रिलीजन को फॉलो करने वाले, इनको भी हमारे संविधान में प्रोटेक्शन दी गई है आर्टिकल 29 और 30 के अंदर कि ये अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, इनके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे हर चैप्टर में। तो 6 फंडामेंटल राइट हैं, पार्ट 3 में लिखे गए हैं, आर्ट और यूएसए से लिए गए हैं, और आर्टिकल 12 से जो 35 है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 12 से जो 35 है ये हमारा फंडामेंटल राइट के बारे में ही है, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पे जो दे रखा है। तो कहाँ चल रहे थे, बस ये हमने कर लिया। हाँ, तो आपको देखने को मिलेगा, हाँ चलो यही चल रहा था शायद। तो इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज कॉन्स्टिट्यूशन ओपन ले डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाई पॉलिटिकल लीडर्स से हमने चर्चा कर लिया। हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं जो पावर के मिसयूज को रोकती हैं। अगर हमारे पॉलिटिकल लीडर पावर का मिसयूज करते हैं तो उनको रोका जा सकता है। जैसे मैंने बताया था, जुडिशरी इसके लिए जिम्मेदार है। अगर पॉलिटिकल लीडर्स कुछ भी ऐसा लॉ लेके आते हैं जो संविधान के खिलाफ है, तो जुडिशरी उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है, राइट। इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच यू विल, हाँ ये हमने बता दिया था, इसमें हम बाद में पढ़ने वाले हैं कि हमारे यहाँ पे कहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, बाद में देखेंगे। यू विल रीड अबाउट हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वलिटी टू ऑल पर्सन्स। मतलब ये भी आपको देखने को मिलेगा बाद में कि हमारे संविधान ने राइट टू इक्वलिटी सभी लोगों को कैसे दिया है। और राइट टू इक्वलिटी में लिखा हुआ है, राइट टू इक्वलिटी सेज दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पे लिखा गया राइट टू इक्वलिटी में, ये लिख सकते हो, क्वेश्चन आ जाए व्हाट डू यू मीन बाई राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू इक्वलिटी में लिखा हुआ है कि पहली बात तो सारे लोग बराबर हैं और कोई भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस आधार पर, ऑन द ग्राउंड्स का मतलब किस आधार पर, उसके रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, जेंडर के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। तो राइट टू इक्वलिटी एक फंडामेंटल राइट है जो हमारे संविधान ने दिया है, और संविधान ने दिया है तो इसको कोई मिसयूज नहीं कर सकता, और मिसयूज करता है तो फंडामेंटल राइट की, ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन के लिए हम कहाँ पे जा सकते हैं, जुडिशरी के पास जा सकते हैं। मैं बार बार जुडिशरी बोल रहा हूँ, तो जुडिशरी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, और जुडिशरी प्रोटेक्ट करेगी हमारे फंडामेंटल राइट को, जिसको कोई भी वायलेट करे, है ना। तो ये वाली बात हो गई। एनोदर, अब एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, another important function that constitution plays in the democracy is to ensure that dominant groups, dominant मतलब जिनका दबदबा होता है, does not use its power against other लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप्स। कई बार आपको देखने को मिलता है, जैसे इंडिया में मान लो हिंदू रिलीजन ज़्यादा है, हिंदू रिलीजन के लोग ज़्यादा हैं, बाकी रिलीजन्स के लोग माइनॉरिटी में, अदर रिलीजन्स के किसमें, माइनॉरिटी के। जस्ट इमेजिन हिंदू रिलीजन के लोग अगर मान लो माइनॉरिटी पर अत्याचार करें तो हिंदू रिलीजन कैसा ग्रुप कहलाएगा, डोमिनेंट ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। अब या इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लो आप किसी साउथ इंडिया में रह रहे हो, मान लो आप, है ना, आप साउथ इंडिया में रह रहे हो, तमिलनाडु में रह रहे हो, तो तमिलनाडु में आपको पता है तमिल भाषा बोली जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप वहाँ पे रह रहे हो, मान लो हिंदी बोलते हो, तो आप किस में आ जाओगे, माइनॉरिटी में आ जाओगे।
और तमिल बोलने वाले किस में आ जाएंगे, मेजॉरिटी में आ जाएंगे। तो मेजॉरिटी में वही क्या कहलाएंगे, डोमिनेंट ग्रुप। क्या कहलाएंगे, डोमिनेंट ग्रुप कहलाएंगे। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है ये डोमिनेंट ग्रुप जो है ना माइनॉरिटी पे अत्याचार करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक और काम क्या है कि डोमिनेंट ग्रुप को प्रोटेक्ट करना, डोमिनेंट ग्रुप को मतलब प्रिवेंट करना कि वो अपनी पावर का मिसयूज ना करे, किसके खिलाफ, लेस पावरफुल लोगों के खिलाफ, लेस पावरफुल ग्रुप्स के खिलाफ। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, आप नीचे देख सकते हो। द गेम्स पीरियड इज अबाउट टू बिगिन, गेम का पीरियड स्टार्ट होने वाला है। तो लोग बोलते हैं लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर ए चेंज। मतलब यहाँ पे एक लड़की ने बोला कि चलो हम आज बास्केटबॉल खेलेंगे और थोड़ा चेंज करते हैं। तो लड़के यहाँ पे क्या करें, नो 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 वी विल प्ले क्रिकेट, हम तो भैया क्रिकेट खेलेंगे। लड़कों की संख्या ज़्यादा है, लड़कियों की संख्या कम है यहाँ पे, है ना। तो द टीचर डिसाइड्स टू सेटल द प्रॉब्लम विद शो ऑफ हैंड्स। टीचर कहता है कि ओके चलो प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। कैसे, अपना हाथ उठाओ, कौन मतलब क्या खेलना चाहता है। अब सिंपल सी बात है, लड़के ज़्यादा हैं तो हाथ उठाएंगे तो लड़कों के हाथ ज़्यादा आएंगे, है ना। तो ऑब्वियसली देयर आर मोर बॉयज़ इन द क्लास। लड़की कहती है यार क्लास में लड़के ज़्यादा हैं, और लड़के ज़्यादा है तो नो डाउट फिर वही होगा जो लड़के चाहेंगे। तो ही वी वॉन, तुम लड़के कह रहे हम तो जीत गए ना। अभी लड़की कहती है वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट बॉयज़ वांट बिकॉज दे आर इन मेजॉरिटी। तो लड़की कह रही है हमें वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं। क्यों, क्योंकि लड़के मेजॉरिटी में। मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक डिसीजन सो दैट अवर विशेस आर ऑल्सो हर्ड। कह रही मैम को हाथ ऊपर उठवाने के लायक कुछ अलावा कुछ और तरीका देखना पड़ेगा ताकि माइनॉरिटीज़ का भी यहाँ पे ध्यान रखा जा सके। तो ये हमने देखा, अगर यार मान लो किसी देश में किसी सोसाइटी में हर बार मेजॉरिटी की ही सुनी जाए और माइनॉरिटी को इग्नोर कर दिया जाए तो माइनॉरिटी आपको पता है इसी मतलब जो है माइनॉरिटी वाले लोग वो एलियनेटेड फील करेंगे। वो कहेंगे यार हमारा तो कोई सोसाइटी में एग्जिस्टेंस ही नहीं है, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। किसकी सुनते हैं, मेजॉरिटी वालों की सुनते हैं। तो फिर हम क्यों रहे यहाँ पे बताओ। हमारी बात नहीं मानी जाती है, हमें मतलब पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता है, हमारे हिसाब से चीज़ें हो नहीं रही हैं, हमें वही फॉलो करना पड़ता है जो मेजॉरिटी वाले कहते हैं। तो भाई साहब एक दिन ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं और हो सकता है देश से अलग होने की बात करते हैं। तो ये चीज़ बड़ी डेंजरस है। सच अनहेल्दी सिचुएशन कैन अकर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी टू। ये कह रहे हैं जैसे गेम्स में यहाँ पे बॉयज़ की मेजॉरिटी है तो ऐसी सिचुएशन हमारी डेमोक्रेसी में भी देखने को मिल सकती है, सोसाइटी में भी देखने को मिल सकती है, जहाँ पे मेजॉरिटी कैन कॉन्टिन्यूसली इन्फोर्स डिसीजन दैट एक्सक्लूड माइनॉरिटीज गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मेजॉरिटी जो है लगातार अपने डिसीजंस को इन्फोर्स करती रहती है, इन्फोर्स मतलब लागू करवाती रहती है, और माइनॉरिटीज को ये एक्सक्लूड कर देते हैं मतलब हटा देते हैं और ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो माइनॉरिटी के खिलाफ हों। अब यार ये तो गलत बात है यार, आप मतलब सोसाइटी में रह रहे हैं और मेजॉरिटी जो ग्रुप है माइनॉरिटी को इग्नोर कर रहा है और ऐसे डिसीजन ले रहा है जो माइनॉरिटी के हित में नहीं है। एज द अबव स्टोरी बोर्ड इलिस्ट्रेट एवरी सोसाइटी इज प्रोन टू टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। तो ऊपर जैसे यहाँ पे दिखाया गया है ऐसे आपको हर जगह देखने को मिलता है, हर सोसाइटी में देखने को मिलेगा। हर सोसाइटी में कुछ ग्रुप्स होते हैं जो मेजॉरिटी में होते हैं और वो फिर माइनॉरिटी पर अत्याचार करते हैं। टायरनी मतलब उनकी अत्याचार करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रूअल होते हैं, बहुत बुरी तरह से बिहेव करते हैं माइनॉरिटी के साथ। कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स रूल्स दैट इंश्योर माइनॉरिटी आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज रूटीनली अवेलेबल टू मेजॉरिटी। तो हमारे संविधान में इस चीज़ का पूरा ख्याल रखा गया है कि ऐसे रूल्स बनाए गए कि भाई माइनॉरिटी को एक्सक्लूड ना किया जा सके, माइनॉरिटीज को भी वही मिलेगा जो मेजॉरिटीज को मिल रहा है। मैंने बताया था ना, तो वो रूल्स कौन से हैं, फंडामेंटल राइट्स। और ये फंडामेंटल राइट्स सबके लिए अवेलेबल हैं, मेजॉरिटी हो चाहे माइनॉरिटी। और फंडामेंटल राइट में जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मैंने बताया था ये स्पेशली माइनॉरिटीज के लिए, किसके लिए, माइनॉरिटीज के लिए दिया गया है कि भाई आप भले ही संख्या में कम है, आप अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हो। और कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे स्कूल खोल सकते हो ताकि अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट किया जा सके। Another reason why we have constitution is precisely to prevent tyranny or domination by majority ऑफ ए माइनॉरिटी। तो एक और रीजन क्या है, क्यों हम मतलब यहाँ पे एक और काम बताया गया हमारे संविधान का कि क्यों संविधान होना चाहिए, क्यों हमारे पास संविधान है। तो संविधान क्या करता है, संविधान ऐसे लॉज बनाता है जहाँ पर मेजॉरिटी का जो डोमिनेशन है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है माइनॉरिटी के खिलाफ। दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी। अब देखो डोमिनेशन कैसे होता है, वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पर डोमिनेट कर रही है। फॉर एग्जांपल इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। इंटर कम्युनिटी का मतलब क्या है, दो कम्युनिटी के बीच में। जब भी इंटर आता है तो मतलब दो के बीच में। जैसे मान लो हिंदू मेजॉरिटी में इंडिया में और वो मान लो डोमिनेट कर रहे हैं किस पर, मुस्लिम्स पर, तो ये हो गया इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। मगर आप पाकिस्तान में जाओ, पाकिस्तान में आपको मुस्लिम ज़्यादा मिल जाएंगे और हिंदू कम मिल जाएंगे, तो वहाँ पर मुस्लिम डोमिनेट करते हैं, है ना। और मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर्स
विद इन द सेम कम्युनिटी। और कई बार क्या होता है, सेम कम्युनिटी में भी आपको देखने को मिलेगा एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को डोमिनेट कर रहा है। मान लो हिंदू रिलीजन के लोग हैं, उसमें अलग अलग कास्ट हैं, आपको पता चला एक कास्ट दूसरी कास्ट को डोमिनेट कर रही है, तो ये हो गया एक ही कम्युनिटी के भीतर, जिसको बोलते हैं इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। तो आपको देखने को मिलेगा डोमिनेशन दो तरीके का होता है, जो डोमिनेट करते हैं ना, डोमिनेट मतलब अपना दबदबा। पहला होता है इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, मतलब दो कम्युनिटी के बीच में जो डोमिनेशन देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल जैसे हिंदू एंड मुस्लिम, सो ये दो हो गई, इनके बीच में आपको देखने को मिलेगा। जैसे इंडिया में हिंदू मान लो डोमिनेट कर रहे हैं, हाइपोथेटिकली, आई एम नॉट सेइंग कि डोमिनेट कर ही रहे हैं, ठीक है। दूसरा है इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन का मतलब है एक ही कम्युनिटी के भीतर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पे डोमिनेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल है ना, जैसे मान लो आपने देखा होगा गांव में हाई कास्ट लो कास्ट का सिस्टम चलता है, तो हाई कास्ट वाले डोमिनेट करते हैं किस पर, लो कास्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये एक ही कम्युनिटी के बीच में भी डोमिनेशन देखने को मिल सकता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। द थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेव अस फ्रॉम देम अवर सेल्फ। तो कई बार हमने देखा है कि हमको हम ही से बचाएं। कैसे बचाएं? दिस में साउंड स्ट्रेंज बट व्हाट इज मेंट by this is that we might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interest and constitution help us to guard against this. Look at the storyboard। अब ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमको हम ही से बचाता है। हमको हम ही से कैसे बचाता है? देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है। शबनम इज इन ए फिक्स, शी हैड टू मेक ए डिसीजन। शबनम थोड़ी सी परेशान है, उसको एक डिसीजन लेना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है स्टोरी में, आई हैव 2 चैप्टर्स लेफ्ट। मेरे पास 2 चैप्टर बचे हुए हैं जो मुझे अभी रिवाइज करने, कल टेस्ट है भाई। बट टाइम फॉर माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम, और ये समय भी हो गया है कि मेरा फेवरेट टीवी प्रोग्राम भी चल रहा है। आई एम डाइंग टू वॉच इट, मैं मरी जा रही हूँ उस प्रोग्राम को देखने के लिए। बट इफ आई डू दैट आई वॉन्ट हैव टाइम टू फिनिश माई रिवीजन। मगर अगर मैं टीवी देखूंगी फेवरेट प्रोग्राम, तो भाई मैं फिर रिवीजन नहीं कर पाऊंगी। शबनम अब यहाँ पे कह रही है आंटी जी, शबनम वाई आर यू लुकिंग सो वरीड, आप इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो शबनम, बताइए क्या परेशानी है। तो ये कह रही है आई वॉन्ट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम बट आई हैव ए टेस्ट टुमारो। इफ़ यू ऑल वॉच टीवी आई विल ऑल्सो want to watch. I have an idea. What if no one watches TV tonight? Then I may not be tempted. तो यहाँ पर ये कह रही है मम्मी, मैं तुम जो प्रोग्राम देख रहे हो इसी प्रोग्राम को मैं भी देखना चाहती हूँ, ठीक है, बट मेरी समस्या है, मेरा कल टेस्ट है। तो भाई ऐसा करो, आप देखोगे तो मैं भी देखूँगी और आप ना देखो तो मैं भी नहीं देखूँगी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं वाओ दिस इज गुड आइडिया। तो इट्स गुड थिंग दैट आई डिड नॉट वॉच टीवी। तो जब ये टेस्ट लिख रही थी तो टेस्ट में अच्छा लिखने लग गई और ये कह रही हाँ यार ये तो मैंने बढ़िया किया, क्योंकि मैंने टीवी नहीं देखी थी और बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट 2 चैप्टर रिवाइज किए थे उसी में से आए। तो कुल मिला के कह रहे हैं संविधान हमको हम ही से बचाता है। हमको हम ही से कैसे बचाता है? अगर मान लो हम कोई गलत डिसीजन लेना चाहते हैं तो उस गलत डिसीजन को लेने से रोकता है। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजंस that we might take that could have an adverse effect on larger principles that country believes in। तो कई बार हम ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिससे हमारे कंट्री के बड़े बड़े प्रिंसिपल्स, बड़े बड़े सिद्धांत हार्म होते हैं। जैसे it is possible that many people who live in democracy might come to strong feel that party politics has become so acrimonious that we need a strong dictator to set the right। कई बार हम ही लोग ऐसे सोचने लग जाते हैं यार कि यार हमारे देश में भाई साहब डेमोक्रेसी में बड़ी दिक्कत आ रही है, पार्टी पॉलिटिक्स बहुत ख़राब हो गई है, एक दूसरे के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। तो इन्हीं इमोशंस की वजह से हम कहते हैं कि यार हमें डिक्टेटरशिप लाने की ज़रूरत है ताकि ये जो गलत काम हुए इनको रोका जा सके। तो इसी डिसीजन मतलब स्वेप्ट बाय दिस इमोशन दे मे नॉट रियलाइज दैट इन लॉन्ग रन डिक्टेटोरियल रूल गोज अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। अब कई बार हम सोच तो लेते हैं कि यार डेमोक्रेसी को हटाओ क्योंकि डेमोक्रेसी बहुत बेकार है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टी पॉलिटिक्स होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे का मिसयूज होता है, यहाँ पे मतलब वोटें खरीदी जाती हैं, MP MLA को बेच दिया जाता है, खरीद दिया जाता है ना, बहुत गड़बड़ हो रहा है। तो इसको रोकने की ज़रूरत है, हमें डिक्टेटरशिप लाने की ज़रूरत है। तो देखो शुरू में तो ये आइडिया अच्छा लगता है मगर लॉन्ग रन के लिए एक लंबे समय के बाद डिक्टेटोरियल वाला रूल जो है ना ये बहुत बेकार होता है। फिर यहाँ पर डेमोक्रेसी बचती रही है। मैंने बताया था डिक्टेटरशिप क्या होती है। एक अच्छा संविधान
इन सारी चीज़ें जो ऐसी जो इच्छाएं होती हैं हमारी, इनको अलाउ नहीं करता है कि ऐसी इच्छाओं की वजह से हम अपने बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर दें। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जैसे हमने डेमोक्रेसी में डिसाइड कर रखा है कि भाई इलेक्शंस होंगे हर 5 साल में, इनको कोई रोक नहीं सकता, सबको फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, है ना, और जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी। तो कुछ हमारा संविधान का स्ट्रक्चर जो है बेसिक स्ट्रक्चर है। तो एक अच्छा संविधान वही होता है जो लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज ना करने दे। इट डज नॉट अलाउ फॉर इजी ओवरथ्रो प्रोविजंस दैट गारंटीज राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। तो संविधान में कुछ ऐसे मतलब प्रोविजंस होते हैं जो आसानी से बदले नहीं जा सकते, जिनको आसानी से ओवरथ्रो नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स हैं लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हमें अपने संविधान में देखने को मिलेंगी। From above discussion, you will understand that Constitution plays very important role in democratic societies। तो इन सब चीज़ों को देखकर लगता है कि संविधान का एक बहुत बड़ा रोल होता है किसमें, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। संविधान बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी डेमोक्रेसी में। तो कई सारे हमने फंक्शन देख लिए संविधान के, जैसे मतलब संविधान हमारे आइडियल्स को सेट करता है कि किन आइडियल्स पर हमारा देश चलेगा। संविधान माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करता है। संविधान टाइप ऑफ गवर्नमेंट बताएगा, किस तरह की सरकार हम चुनने वाले हैं, किस तरह की हमें गवर्नमेंट चाहिए। तो संविधान के बहुत सारे फंक्शंस हैं, एक दो फंक्शंस नहीं है, देयर आर मेनी फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमने पूरा डिटेल्ड डिस्कशन कर लिया है। अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। हमारे संविधान के मेन फीचर्स क्या होते हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वाला जो पार्ट है बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। अभी तो हमने थ्योरेटिकल डिस्कस किया था, अब हम देखेंगे हमारे संविधान में रियलिटी में प्रैक्टिकली क्या लिखा हुआ है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। अब देखो थ्योरी भी डिस्कस करना जरूरी है, इसको अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। ठीक है, ऑल्दो थ्योरी में मैंने बहुत सारे बेसिक्स बता दिए, उन बेसिक्स को आप लिख लेना, लर्न कर लेना, बार बार देखना, अब आपको पता चलेगा आने वाले चैप्टर्स में वही बेसिक्स आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।